तो हेलो गाइस। प्रारंभ 28 की क्लास हो चुकी है, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा और फटाक से इसको रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में महिलाएं, जाति और सुधार नाम का ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया और दो पार्ट में ये ख़त्म हुआ। कल हम लोगों ने पढ़ा था महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थिति को देखा हम लोगों ने, और आज हम लोग को बताया गया जाति, निम्न जाति के लोगों का किस प्रकार से शोषण हो रहा था और उस पर सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। इसी दौरान अब क्योंकि यह चैप्टर खत्म हो गया है तो चलिए एक बार फटाक से कल का रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज का रिवाइज करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि भैया 19वीं सदी के अंतर्गत भारत में अनेक कुरीतियाँ थीं और इसके अंतर्गत जो सबसे अधिक प्रभावित वर्ग था वो था महिलाओं का वर्ग और निम्न जातियों का वर्ग। इसके अंतर्गत हम लोगों ने महिलाओं के वर्ग के बारे में बात किया था। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं और पूर्वाग्रहों से ग्रसित थीं। उसके अंतर्गत सती प्रथा, दहेज प्रथा, कुलीनवाद और बालिका बाल हत्या, और इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा का अभाव, पर्दा प्रथा, संपत्ति में अधिकार नहीं, आदि कई सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए। परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदमों की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार होता है, नवीन विचारों का उदय होता है और एक मध्यम वर्ग निकल कर आता है, इसको कहते हैं प्रबुद्ध वर्ग। इसी के साथ जो पुस्तक, उपन्यास, ये सब जो है इनकी रचनाएं शुरू हो गई थी। संचार के साधन आ गए थे, धार्मिक सामाजिक बदलाव शुरू हो गए थे और राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये दो समाज सुधारक निकल कर आए थे। इसी की बात की जाए आगे तो राजा राम मोहन राय 1 दर्जन भाषाओं के जो है ज्ञानी थे और इन्होंने ही आधुनिक जो शिक्षा है इसका समर्थन किया और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था एक ईश्वरवाद को प्रस्तुत करना। सन 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, इसका उद्देश्य था वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना की और यहाँ यही आगे चलकर जो है ब्रह्म समाज बन जाता है। ब्रह्म सभा बनता है 1828 में और ब्रह्म समाज 1830। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बदलाव लाने के प्रयास किए गए। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। 1818 में सती विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ और विलियम बेंटिक ने भी इसमें समर्थन दिया। बेंटिक जो थे इन्होंने बंगाल अधिनियम 17 1829 पारित किया और सती प्रथा को बंगाल में अवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर हम लोग बात करते हैं सती प्रथा के बाद विधवा पुनर्विवाह की। इसके अंदर हम लोग देखते हैं समाज की पद्धतियों को, समाज में सुधार की पद्धतियों को देखते हैं और प्राचीन ग्रंथों में सुधार के लिए श्लोक और वाक्य आते हैं। इसके अंतर्गत पुनर्विवाह के लिए बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर आते हैं। अच्छा। तो उत्तर भारत, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 4 जगहों पर ये सुधार आंदोलन जो है शुरू होते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ये दो जो है इसके सुधार का कार्य करते हैं। मद्रास की बात करें जाए तो मद्रास में एक कुछ अजीब से वीरेशालिंगम करके उनका नाम था। हाँ, वीरेशालिंगम पंतुल करके हैं, वो मद्रास में पुनर्विवाह का जो है वो विधवा पुनर्विवाह का जो है संगठन बनाते हैं, वीरेशालिंगम पंतुल। और सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पारित होता है। ठीक है, अच्छा बंगाल में कौन थे? तो बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, इतना याद हो गया। चलो भाई, ठीक है। महिला शिक्षा, तो बंगाल में ईश्वरचंद्र और बॉम्बे में ज्योतिबा फूले ने महिला शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। राज सुंदरी ने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की और अपनी आत्मकथा लिखी। सुधारक मुमताज अली ने कुरान शरीफ के द्वारा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। और आज के में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो निम्न जाति हैं उनका शोषण होता है।
तो जातिगत और सामाजिक सुधार। महिलाओं के साथ साथ निम्न जातियों के लोगों का भी कई सारे कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जैसे कि अस्पृश्यता, परछाई तक से अपवित्र हो जाते हैं लोग, विद्यालय आदि में अन्य बच्चों के साथ बैठने का इनको अधिकार नहीं होता है, राजनीति आदि में भी स्थान नहीं होता है इनका। अब क्योंकि ये अपवित्र है तो राजनीति में तो वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे और मतलब नॉर्मल सी बात है। हालांकि आज थोड़ा मेरा गला आज खराब लग रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है यार। खैर चलो ठीक है, वीडियो बन जाएगा इसी बहाने। खैर चलो छोड़ो। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय आते हैं और इस व्यवस्था की आलोचना करते हैं। बंबई में सन 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की जाती है। ये जातीय नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे पूर्वाग्रहों को कम करने की कोशिश करते हैं। 19वीं सदी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने निम्न जाति के लोगों के लिए विद्यालय शुरू किया। ठीक है, ये सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं। गरीब लोग नौकरी की तलाश में असम, मॉरिशस, इंडोनेशिया जाते हैं और शहर ये जाकर राजमिस्त्री, कुदाई, कूली आदि जो काम है ये करते हैं। इसी के अंतर्गत महार समुदाय के लोग होते हैं जो महार समुदाय के लोग होते हैं जो महार रेजिमेंट में नौकरी करने लगते हैं। इसी के दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि जो अम्बेडकर जी के जो पिताजी हैं वो भी कोई सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, वो भी महार समुदाय के अंतर्गत ही आते हैं। समानता और न्याय की मांग। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया। पूर्वी बंगाल की बात की जाए तो हरिदास ठाकुर सामने आते हैं। केरल की बात की जाए तो श्री नारायण गुरु सामने आते हैं और इझावा जाति को संगठित करते हैं। इसी के साथ ये श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की भी स्थापना करते हैं। इस पूरे काम में इनका जो साथ देते हैं वो होते हैं कुमारन आसान, कवि होते हैं ये, और ये इनकी सहायता करते हैं। निम्न जाति के लिए आवाज़ भी ये उठाना शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मंदिरों में कौन जा सकता है नाम के टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अंबेडकर जो है वो महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में इन्होंने जातिगत भेदभाव को देखा था। स्कूल में ये ज़मीन पर बैठकर पढ़ा करते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद इन्हें उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप मिल गई, यानी कि स्कॉलरशिप मिल गई, और ये अमेरिका पढ़ने चले गए। उसके बाद ये सन 1919 में 1919 में ये भारत लौटते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सामंत नहीं, एक वर्ड है समकालीन, हाँ, समकालीन समाज को देखते हैं और इसके अंतर्गत उच्च जातीय सत्ता संरचना पर अध्ययन करते हैं और इसके बारे में लिखते भी हैं। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, क्योंकि इस समय मंदिरों में प्रवेश की अनुमति इन लोगों को नहीं थी। तो ये 27 में प्रवेश आंदोलन शुरू करते हैं। ब्राह्मण पुजारी इस बात से गुस्सा हो जाते हैं। सन 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए कई आंदोलन चलाए। इसमें महार सत्याग्रह सन 1927 प्रमुख था। अब हम लोग बात करेंगे ज्योतिराव फुले की और गैर ब्राह्मण आंदोलनों की। ज्योतिराव फुले की बात की जाए तो ये सन 1827 में जन्मे होते हैं और निम्न जाति के नेताओं में सबसे प्रमुख होते हैं। ये ईसाइयों के द्वारा बनाए गए स्कूल से ही अपनी पढ़ाई करते हैं और ब्राह्मण का जो दावा है इसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि जो आर्य सबसे श्रेष्ठ हैं, ये ब्राह्मण के दावे का विरोध करते हैं कि अच्छा, ये जो हैं ये इस दावे का विरोध करते हैं कि आर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। इनका मानना ये होता है कि जो आर्य हैं ये विदेश से आए हुए लोग होते हैं, जो विदेश से आने के बाद यहाँ पर कब्जा कर लिए और यहाँ के जो निम्न जाति के लोग हैं उन पर राज करने लगे, उनको दबाने लगे। इनका ये कहना था ज्योतिराव फुले का। इनका तर्क था कि आर्य विदेशी थे और उस ऊंची जाति के लोगों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है। फुले का दावा था कि आर्यों के शासन में ये यहाँ सुवर्ण युग था। आर्यों के शासन से पहले यहाँ सुवर्ण युग था। इन्होंने शूद्र अतिशूद्र को संगठित किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की।
सन 1873 में फूले ने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, सन 1873 में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और इन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का उपयोग किया और इन्होंने राम जी की पूजा न करके राजा बलि की पूजा करने का सलाह जो है इन निम्न जाति के लोगों को दिया। इसके बाद हम गैर ब्राह्मण आंदोलन को देखते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में शुरू होता है यह आंदोलन। तर्क ये रहता है कि ब्राह्मण विदेशी हैं और ठीक है, तर्क यही रहता है कि ब्राह्मण विदेशी हैं। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार कांग्रेस के सदस्य रहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पेरियार की, यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर की, जो कि कांग्रेस के सदस्य रहते हैं। एक बार ये एक दावत में गए रहते हैं और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था को देखकर ये काफ़ी नाराज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था थी वो जातिगत थी। ऊंची जाति के लोगों को बैठने की व्यवस्था थी और बाकी बैठ कर थे, तो मतलब बैठने की जो व्यवस्था थी वो वहाँ पर काफ़ी अंतर था। इसलिए ये कांग्रेस इस सब चीज़ों को देखने के बाद जो अनुभव इनका होता है, फिर ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस को छोड़ने के बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। स्वाभिमान आंदोलन को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि इन्होंने इस स्वाभिमान आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो पेरियार जी ने शुरू किया था, यानी कि रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था। ईवी इनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। ये भगवद गीता, मनुस्मृति और रामायण जैसे ग्रंथों का आलोचना करते थे। इसके बाद सनातन धर्म सभा, भारत धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल तथा ब्राह्मण सभा ने दलितों का जो आंदोलन था उसका विरोध किया और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। निम्न जाति के लोगों के लिए सुधार तो हुए हैं, बट पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हो पाया। मतलब अभी तक चैप्टर में तो ऐसा नहीं हुआ है खत्म हो पाया, बस हमने देखा कि सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए। महिलाओं का भी वही था कि जो सुधार की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे चल रही थी। निम्न जाति की प्रक्रिया भी धीरे धीरे चल रही थी। आगे चलकर अभी की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि भैया बहुत परिवर्तन हो चुका है। बस यही था चैप्टर। बहुत कुछ मज़ेदार तो नहीं था, बस हम लोग पुरानी चीज़ों को देखे कैसे क्या हुआ। तो अब मिलते हैं कल। राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह पढ़ा है नहीं, कल तो छुट्टी है वैसे, परसों राष्ट्रीय आंदोलन में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे गले के लिए प्रे करो यार।